नौकरशाही पर लगाम लगाएं। आइए जरा देखें क्या है ये। इसको आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी जो मुद्दा है मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं जिससे आप मेरे साथ इस मुद्दे को पढ़ें, फिर मैं समझाता हूं। ऐसे कई जटिल कारण हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, देख लीजिए बात, ब्यूरोक्रेसी, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने संभावित उत्पादन स्तर तक शायद ही कभी पहुंच पाती। पोटेंशियल जीडीपी, एक अर्थव्यवस्था में अधिकतम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की क्षमता को पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं, वह भी बिना किसी मुद्रास्फीति के दबाव के। जरा आप देखिए, तो कह रहा कि ऐसे कई जटिल कारण, कई कह रहा, कई मतलब कई हैं, तो पोटेंशियल जीडीपी के ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स, कई जटिल कारण हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने संभावित उत्पादन स्तर तक शायद ही कभी पहुंच पाती है। इसलिए हमें समस्याओं को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और लेकर हम जीडीपी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट को बेहतर नहीं कर पा रहे, उसके लिए नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हैं। ब्यूरोक्रेसी को कैसे, और यही नहीं मान रहा, यूपीएससी खुद भी मान रहा है। आइए मैं दिखाता हूं यूपीएससी क्या मान रहा है। और उसके लिए जीएस पेपर 2 गवर्नेंस यानी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यही सिविल सेवक ब्यूरोक्रेट कहे जाते हैं। ध्यान से समझिए। 2017 नहीं, पहले 16 वाला पढ़ूंगा तब आपको मजा आएगा। 2016 पढ़िए, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर, पकड़ लीजिए। पारंपरिक, ट्रेडिशनल होता है ना, ट्रेडिशनल खेती, पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति यानी रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, फाइल के अंदर फाइल, ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली। टिप्पणी कीजिए। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सोशियो यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, यह सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और इकोनॉमिक मतलब आपकी जीडीपी। सिंपल सी बात है। यही कौन कह रहा है? एडिटोरियल। एडिटोरियल कह रहा है भारत में आर्थिक उत्पादन की अधिकतम संभावना, लेकिन उस अधिकतम संभावना का हम दोहन नहीं कर पा रहे, उसके लिए जिम्मेदार है ब्यूरोक्रेसी। और वह जो ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, उन्होंने लिखा, उसी को यूपीएससी ने कहा। कौन सी ब्यूरोक्रेसी? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चरल वाली ब्यूरोक्रेसी, यानी जो परंपरागत ढंग से काम करती है, परंपरागत संस्कृति में काम करती है, ऐसी आपके समक्ष यानी ब्यूरोक्रेसी। याद रखेगा। 2017 में भी आपसे पूछा है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी। यानी इनिशियली जब सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यह उम्मीद की गई थी कि वह इफेक्टिव होंगी और वह तटस्थ रहेंगी। तटस्थ मतलब कि वह राजनीति के साथ, व्यवसाय के साथ अपना गठजोड़ नहीं करेंगी और जो उनके सामने जिम्मेदारी उसका निर्वहन करेंगी और प्रभावी रहेंगी। तो यहां हमारा जो पूरा फोकस है एक इफेक्टिवनेस पर है, यानी जो हम पढ़ने जा रहे टॉपिक की आर्थिक उत्पादन को हम बेहतर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। देख सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना की गई थी कि वो प्रभावी होगी, लेकिन एडिटोरियल राइटर कह रहे हैं कि प्रभावी नहीं है, और यूपीएससी भी कह रहा कि नहीं है। जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, साफ लिखा हुआ, ना तो ये तटस्थ है ना ही ये प्रभावी है। क्या आप इस मत से सहमत है कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। तो लोक सेवाओं में किन सुधारों की आवश्यकता? मैं आपको ढेर सारा पॉइंट देने जा रहा हूं, रट के ही चिपका दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं मॉडल क्वेश्चन आपके सामने। मॉडल क्वेश्चन क्या, जरा एक बार निगाह डालिए। हाउ इज ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर इंडिया नॉट रियलाइजिंग इट्स ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल? भारत को अपनी वास्तविक आर्थिक क्षमता का एहसास नहीं होने के लिए नौकरशाही किस प्रकार जिम्मेदार है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल एंड व्हाइल, हाँ ठीक है। सजेस्टिंग द वे फॉरवर्ड टू मेक आवर ब्यूरोक्रेसी मोर इफेक्टिव, हमारी नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ नवाचारी, तो ढेर सारे नवाचारी उपाय मैंने बता दिए, लिख लीजिएगा। जीएस पेपर फॉर इथिक्स यूनिट 6 है, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य एवं नीति शास्त्र। ठीक है। सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधा, सिलेबस का पार्ट है मेरा, मैं नहीं कर रहा हूं, सरकार देखिए लिखा हुआ। एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा इन गवर्नमेंट। तो एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा यही है कि जिस ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद की गई थी कि वो तटस्थ रहेगी और इफेक्टिव रहेगी, ऐसी नहीं है, यूपीएससी कह रहा है। एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा इन गवर्नमेंट यही है कि ब्यूरोक्रेसी आज ट्रेडिशनल कल्चर के साथ काम कर रही है। यही बात एडिटोरियल राइटर भी कह रहे हैं। इसलिए फिर एक यूनिट और यहां पर एक यूपीएससी का क्वेश्चन 2022 का, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप लोग इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, मैं समरी केवल बता देता हूं कि जितने भी सिविल सेवक होते हैं सबके लिए नियम और कानून समान है, यानी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। फिर भी मेरा प्रदर्शन अच्छा है, आपका नहीं, या आपका अच्छा है या मेरा नहीं, ये आपसे कह रहा है। यानी वही नियम कानून है, लेकिन सकारात्मक सोच वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो सिविल सेवक होते हैं वो उन्हीं नियम कानूनों की व्याख्या अपने ढंग से करके सफल हो जाते हैं, बाकी के लोग अंधेरे में ही रह जाते हैं और परिवर्तन नहीं ला पाते। कह रहा उदाहरण सहित बताइए, तो मैं आपको उदाहरण सहित बताने जा रहा हूं। यह इस क्वेश्चन का आंसर कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो अधिकारी होते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो अधिकारी होते हैं, दोनों के परफॉर्मेंस में कैसे अंतर होती है। और यही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए भी है कि बेटा मार्केट में ना नेगेटिव एटीट्यूड वाले बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, जिनको मजा आता है, आप ये मत समझना कि बुरे बच्चे, जिनको मजा आता है दूसरों को डिस्टर्ब करने में। अब आप लोग चूंकि हॉस्टल वगैरह में अगर रहे होंगे तब तो समझेंगे, कुछ खुरापाती होते थे जो कभी किसी की चप्पल छुपा दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी खाने में कुछ डाल दिया, उनको आनंद आता। तो आपको बचना है। अब आज के सोशल मीडिया के में तो कोई भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में घुस गया, कोई कहीं घुस गया, कुछ भी, ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहना। देख सकते हैं यूपीएससी भी यही करेंगे, जो पॉजिटिव नियम कानून सबके लिए, बट पॉजिटिव एटीट्यूड वाले सक्सेसफुल अधिकारी हैं, बाकी बेकार है। ऐसे ही जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले स्टूडेंट है वो सक्सेसफुल है, जो इधर उधर में फंसे वो क्या करेंगे, अपने लिए समस्या ढूंढ लेंगे। और विश्वास बच्चे 30-32 साल के बाद आपको ढूंढे राह नहीं मिलेगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। किस स्थिति में मैं आईएएस का इंटरव्यू देके फेल होने के बाद पहुंचा था, यानी अच्छा स्कॉलर होने के बाद सोचिए मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ा कि चलो कहीं पर प्राइवेट में ही से किसी यूनिवर्सिटी में जॉब लग जाए कि कुछ काम चलता रहे, वो भी
जहां से मैंने कोशिश भी की तो रूरल एरिया में थे, तो फिर ये जो कोचिंग वगैरह का चक्कर था ये सब मैं ना कर पाता। तो ये झेल है बेटा, अगर आप 30 साल तक 32 आप लोगों के, तो मान लीजिए अधिक चांस है, बहुत बुरी स्थिति, 30-32 के बाद फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं है। अब आप अगर जुनूनी है, पागल है, देन अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज भी करने का कोई रास्ता नहीं। और ये नहीं कि आईएएस में नहीं हो तो पीसीएस में हो जाएगा, दोनों एग्जाम में इक्वल टफनेस, वहां पर भी सेम वही चक्कर है, याद रखिएगा। सीटें कम है और ब्रिलियंट बच्चों से मुकाबला है, आप भी ब्रिलियंट है ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, याद रखिए। जीएस3 इकोनॉमी, अब आज के बाद से पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स में क्या लगाएंगे आप सब लोग कमेंट करके बताइए। पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स में आज से एक आएगा ब्यूरोक्रेसी, इफेक्टिव एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, नहीं लिखेंगे तो मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, तब और आपका दिल मजबूत हो। बच्चों, जब हम भारतीय डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं तो उसको हम इस ट्रायंगल के रूप में इमेजिन करते हैं, आप देख सकते हैं। यानी भारतीय लोकतंत्र के 3 पक्ष, डेमोक्रेसी में अंदर लिख दे रहा हूं। पहला लेजिस्लेटिव यूनिट हमारी, यानी जो हमारा संसद है, ध्यान समझिए। दूसरा एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हमारी कार्यपालिका है। और तीसरा जुडिशरी है, यानी जो हमारी न्यायपालिका। मेरे बच्चों, ब्यूरोक्रेसी क्यों बेहतर होनी चाहिए, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां से आपको मिलेगा, इस वाले पार्ट से उसका आंसर मिलेगा जो मैं यहां पर देने जा रहा हूं। एग्जीक्यूटिव में 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक अस्थायी जो परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, और ये कौन होते हैं? राजनेता जो सरकार बनाते हैं, याद रखिएगा, यानी जो सरकार बनाते हैं, क्योंकि ये तो अस्थायी है, कब तक इनकी सरकार है कब तक नहीं। एक होते हैं परमानेंट या अस्थायी कार्यपालिका। क्या? अस्थायी कार्यपालिका, ये याद रखिएगा, ये होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। तो ऐसे में अस्थायी कार्यपालिका के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है इस देश की जीडीपी या इस देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि सरकारें बदलेंगी बट वो वही रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी देश में सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर बेहतर ग्रोथ करनी है तो उसकी ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल और इफेक्टिव, ये दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। ट्रेडिशनल माइंडसेट को हटाना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप अब आप और अच्छे से समझ गए। ए से टारगेट 150, और 150 का लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र से संबंधित निबंध लिख लीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका, उपलब्धियां, चुनौतियां और संभावनाएं, 3 चीज, उपलब्धियां, चुनौतियां और संभावनाएं। तो आप इस पर विचार करिएगा, डेमोक्रेसी। और बाकी स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के 2 मंत्र, वो सारे निबंध आए, वे सपने जो हमें सोने ना दें, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी, ठीक है। प्रीलिम्स में भी मैंने इकोनॉमी डाल दिया है, तो नौकरशाही क्या है सब आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यानी अस्थायी ब्यूरोक्रेसी की बात मैंने डायग्राम में, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी आज के समय में नौकरशाही से तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बड़े संस्थान को नियंत्रित करता है, याद रखिए। अब आता है नौकरशाही किस प्रकार से हमारी उपलब्धियों को सीमित कर रहा है। तो ड्यू टू ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर, आप क्या क्या, यानी पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति क्या है जिसके कारण से ब्यूरोक्रेसी का परफॉर्मेंस कमजोर हो रहा है। पहला, आप सब बहुत, जब से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे आपने ये शब्द सुना होगा, रेड टेपिज्म एंड डिलेज, यानी लाल फीताशाही और देरी, समय पर नीतियों का क्रियान्वयन ना हो पाना, यह एक बहुत बड़ी समस्या। इनफैक्ट नीतियों की मंजूरी मिलने में समय का लगना, जिससे लागत बढ़ती है, निवेश जो आ रहा होता है वह रुक जाता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसी चीजें गंभीर रूप से प्रभावित होती है। दूसरा, अक्षमता एंड एफिशिएंसी एंड करप्शन, यानी अक्षमता और भ्रष्टाचार। भारतीय नौकरशाही में अक्षमता और भ्रष्टाचार दोनों गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से यह ब्यूरोक्रेसी बेहतर नहीं कर पा रही। सोचिए, करप्शन है, तगड़े लेवल वाला है, आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा पॉलिसी पैरालिसिस, यानी नीतिगत पंगुता की स्थिति है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और कोई भी सुधार योजना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उसमें इसके कारण से देरी हो जाती है और जीडीपी, या हम कह सकते हैं आर्थिक विकास हमारा बाधित हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही की कमी, नौकरशाही के भीतर स्पष्ट जवाबदेही तंत्र की कमी से निष्क्रियता और परिणामों के लिए जिम्मेदारी की कमी हो सकती है, यानी जवाबदेही की कमी है। और यहां पर क्या है? अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार का एटीट्यूड होता है, यही एथिक्स में आपसे पूछा गया था। एक होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और एक होता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, पूछा था ना। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, यानी कि जवाबदेही क्यों नहीं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसे हो सकेगा? ब्यूरोक्रेटिक, हम किसी को जवाब क्यों दे। सिलेक्शन के बाद क्या हो जाता है? हमारा दिमाग ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का शिकार हो जाता है, वही बात यहां पर कही गई है, जवाबदेही। इसके अलावा इससे हमारा फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, क्योंकि नौकरशाही की प्रक्रियाएं अगर बोझिल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो विदेशी निवेशक देश में इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हटते हैं। और अगर पूंजी नहीं आती है विदेश से, या कम आती है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है, तो इस इकोनॉमी में लैंड, लेबर, कैपिटल, तो आप कैपिटल के बिना गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से आप डेवलप कर पाएंगे, इसके लिए आपको निवेश की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ फोकस ऑन कंप्लायंस ओवर रिजल्ट, यानी ब्यूरोक्रेसी डरती है परिणामों से ज्यादा अनुपालन पर, यानी कि जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करती है, परिणाम पर ध्यान नहीं देती। परिणाम आए ना आए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, यह बड़ी चिंता वाली बात है, याद रखेगा, ठीक है। यानी नौकरशाही अक्सर परिणाम प्राप्त करने से अधिक नियमों और विनियमों के पालन को प्राथमिकता देती है, यानी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इससे क्या पता लगता है कि उसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, जोखिम लेने और आर्थिक गतिशीलता के लिए आवश्यक उद्यमशीलता नहीं है। आप देख सकते हैं, तो ड्यू टू ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर, ये सारी बातें क्लियर है। तो ये सारी समस्या आपको अच्छे से बताएगी। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि कारण क्या, ऐसा क्यों है।
यह कहावत यहां लिखी हुई है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, सिविल सेवकों पर लागू नहीं होती, लेकिन उन नियमों की व्याख्या उनकी प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अब यहां पर हम एक पार्ट खत्म कर चुके हैं, ट्रेडिशनल जो अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति है। अब हम यहां पर आपको समझाने जा रहे हैं कि भाई कुछ अधिकारी क्यों बेहतर कर जाते हैं और कुछ क्यों नहीं कर पाते। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले ऑफिसर यानी सकारात्मक सोच वाले अधिकारी क्या करते हैं, जरा देखिएगा। ये अधिकारी जो भी नियम और विनियम होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सकारात्मक सोच वाले अधिकारी होते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट ये होता है कि ये जो भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से हमें दिए गए हैं, वह जनता की भलाई हासिल करने के माध्यम है। यानी रूल्स और रेगुलेशन मीन्स है, एंड्स क्या है, जनता की भलाई। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या करते हैं कि जब भी इनके सामने कोई चैलेंज आता है जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए, तो ये नियम और कानूनों की क्या करते हैं, एक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक फ्लेक्सिबल एनालिसिस करते हैं, यानी लचीली व्याख्या करते हैं और फिर नए रास्ते तलाशते हैं। यानी कह सकते हैं कि नियम और कानूनों में रचनात्मकता के द्वारा ये नए तरीके खोज लेते हैं कि जिससे नियम कानून का उल्लंघन भी नहीं हो पाता और इनका काम भी हो जाता है, याद रखिएगा। और इसका एग्जांपल आपके सामने है, जरा देख सकते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां सूखा, यानी यहां पर एक कंडीशन है, एक ऐसा एरिया है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उस सूखा प्रभावित क्षेत्र को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, मान लीजिए कहीं पर भी है। अब एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला अधिकारी क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि भाई अब अगर हमको यहां पर तत्काल सहायता देनी है, तो 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल, तो सकारात्मक सोच वाला अधिकारी अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को हटा देगा और वो सीधा, यानी जो डिलीवरी, यानी जिस चीज की डिलीवरी देनी है वो ले जाकर के वहां पर डिलीवर कर देगा और बाद में वह अपने उस नियम और विनियम के अनुपालन को जस्टिफाई कर देगा, याद रखिएगा। यानी वो क्या करता है कि नियम और विनियम में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन या रचनात्मक व्याख्या कर लेता है। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई। नकारात्मक सोच वाले अधिकारी क्या करते हैं, ये अधिकारी नियमों को कठोर बाधाओं के रूप में देखते हैं। अरे बाप रे, ये नियम है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक ऐसे में आपका कार्य सीमित हो जाएगा। ये परिणामों पर फोकस करने की बजाय कंप्लायंसेस यानी अनुपालन पर ज्यादा फोकस करते हैं और स्वाभाविक है इसी के कारण ये अवसर को आपदा में बदल देते हैं। यानी ये आपदा को अवसर में नहीं बदलते हैं, ये अवसर को आपदा में बदल देते हैं। आपदा को अवसर में कौन बदलता है, ये वाला जो पॉजिटिव वाला, ये आपदा को अवसर में बदलता है और नेगेटिव वाले अवसर को आपदा में बदल देते हैं। जैसे उसी सेम कंडीशन में आप कल्पना करें कि सूखा है एक क्षेत्र में फैला हुआ, लेकिन अगर जो अधिकारी है वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, तो वो क्या करेगा, वो सहायता पहुंचाने से पहले जितने नियम कानून होते हैं पहले उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेगा। परिणाम क्या होगा कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो सहायता दी जानी है उसमें देरी हो जाएगी और समय पर अगर कार्रवाई ना हो तो संकट बढ़ जाएगा। यही बात यूपीएससी ने उस प्रश्न में पूछी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है उसी को और विस्तार से कि जो सकारात्मक मानसिकता वाले नौकरशाह होते हैं वो क्या करते हैं। यानी सूखे के परिदृश्य में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनोवेटिव सोल्यूशन यानी नवीन समाधान खोजा। वो क्या करते हैं कि किस प्रकार से हम सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर करें, उसके लिए वो नया तरीका ढूंढते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान कैसे करें, उसके लिए वो नया तरीका। दूसरा वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं यानी पहल करते हैं और जो उनका अपना कंफर्ट जोन है, आराम क्षेत्र है, उससे बाहर निकलने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसके अलावा वो प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं अपने सहकर्मियों और हितधारकों के साथ और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा वे नए विचारों को अपनाने, अच्छा अब इसके बाद ऑब्वियस है वो लोग नए विचार अपनाते हैं। अब जो नेगेटिव माइंडसेट वाले वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं और नियम कानून की रुकावटें डालते हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी हमारी परंपरागत है उसको हमें आधुनिक बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सिविल सेवा के स्ट्रक्चर में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए, इनको व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए कि किस प्रकार से नियम और विनियम को आप अपने ढंग से परिभाषित करके अधिकतम लाभ लोगों तक ले जा सकते हैं, जिससे देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मजबूत होगा। यही बात यहां पर बताई गई है। इसके अलावा इन ब्यूरोक्रेट्स का मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया जाए, यानी जो एक्सपर्ट लोग हों इनको अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में मेंटरशिप दें, जैसे आप सब सिलेक्शन के लिए किसी न किसी की मेंटरशिप लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको पहचाने और पुरस्कृत करें, जिससे कि दूसरे लोग इससे प्रेरणा ले सके। यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी ही कमी और बड़े दुख की बात है, इन सब विषयों पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं कराता है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था किसी भी अच्छे अखबार में किसी अच्छे विद्वान का है कि आजादी के पहले से ब्यूरोक्रेट्स चाहे अंग्रेजों के लिए अच्छे किए हों चाहे आजादी के बाद हिंदुस्तान के लिए अच्छे किए हों, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन लवासना में उसका कोई कलेक्शन नहीं, सरदार पटेल में उसका कोई। तो जो सरकारी अधिकारी यानी जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं इनका एक रजिस्टर तैयार होना चाहिए और फिर समय के साथ वो किताबों के रूप में मार्केट में आना चाहिए, जिससे कि लोग उसको यानी कॉमन आदमी भी सीख सके और जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो तो उससे बहुत लाभ ले सके। लेकिन जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस आज तक हुई है उसका कोई संग्रह ही नहीं है। यूपीएससी को इस बारे में सोचना चाहिए और अगर थोड़े बहुत है भी तो सरकारी फाइलों में कहीं ना कहीं दबे हुए। तो अच्छे प्रदर्शन को पहचानना और पुरस्कृत करना यह भी महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से सुझाव यही, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि आवश्यकता इस बात की कि जो भी अधिकारी अच्छा कर रहे हैं आजादी के पहले से और आज के दिन भी, उनका वह अच्छा कार्य पब्लिश किया जाए बुक्स के रूप में, जिससे कि सीख करके और बेहतर किया जा सके। यह हो गया। इसके साथ साथ सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देना और उन्हें विकास के एजेंट के रूप में आगे बढ़ाना।